यूरोपियन यूनियन की संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा हुई कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कट्टर हिंदुत्व वाली सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में करोड़ों मुसलमानों और ईसाइयों को प्रताड़ित किया जाता है। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब दोस्तों। सच्चा, बेबाक और निडर, मैं हूं आपका दोस्त हैदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में बजता हो, उसके देश की चर्चा ना हो? आज चर्चा हो रही है और जबरदस्त चर्चा हो रही है, लेकिन अफसोस कि जो चर्चा हो रही है उसमें हमारे देश की सर्वधर्म समभाव की छवि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सब सत्ता की खातिर सभी नैतिकताओं को ताक पर रख देने वाली बेशर्म राजनीति के चलते हो रहा है। एक मशहूर अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा हुई। अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के बावजूद भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से पहले से ही नाराज 27 यूरोपीय देशों की संसद के एक प्रस्ताव में कहा गया कि मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा हो रही है। 120 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 चर्च जला दिए गए, 40,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत सरकार बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रही है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि ये बहुत गंभीर हालात हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इससे आगे बढ़कर यह भी कहा गया कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कट्टर हिंदुत्व वाली सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पत्रकारों, अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए हालात बहुत गंभीर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए आगे कहा गया कि मोदी महात्मा गांधी की तारीफ करते हैं, उनके रास्ते पर चलने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में करोड़ों मुसलमानों और ईसाइयों को प्रताड़ित किया जाता है। उनके मूल अधिकार खतरे में हैं। हालात गंभीर हैं, इसलिए प्रस्ताव पेश करना चाहिए। हालांकि भारत की ओर से इसका विरोध किया गया है। कहा गया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। यह सही है कि मणिपुर में अशांति भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन अभी तक भी इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। पहाड़ों की जमीन खरीदने के अधिकार की मांग और विरोध से शुरू हुआ यह मामला अब पहाड़ी और मैदानी लोगों के संघर्ष तक सीमित नहीं रहा। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल और उससे होने वाले फायदे ने इस मामले को ईसाई बनाम हिंदू बना दिया है। इसलिए ईसाई बहुल यूरोप की संसद में इस मामले को मुखरता के साथ उठाया गया। सवाल ये नहीं है कि हमारे आंतरिक मामलों में विदेशी मुल्कों को दखल देने का हक नहीं, बल्कि सवाल यह है कि ये नौबत ही क्यों आई कि हमारे देश के एक राज्य की चर्चा यूरोपियन संसद में हो रही है। क्यों हो रही है? अगर विदेश में होने वाली किसी चर्चा से किसी देश या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। तब तो भाजपा में जश्न का माहौल था, मानो अपने देश की अखंडता, एकता और अभिन्नता के लिए हम अमेरिका के मोहताज हैं। मणिपुर हमारा इंटरनल इशू है, तो अरुणाचल प्रदेश की भारत से अभिन्नता भी हमारा अंदरूनी मामला है। कभी पाकिस्तान के बारे में मानव अधिकारों के हनन को लेकर विदेशी टिप्पणियां होती थी और वो भी यही कहता था कि यह हमारे घर का मामला है। लेकिन किसी भी देश के बारे में लगातार नकारात्मक टिप्पणियों से दुनिया में उस देश के बारे में देखने और सोचने का नजरिया प्रभावित जरूर होता है। जैसा कि पाकिस्तान को लेकर एक खास किस्म की राय आज दुनिया के अधिकतर देशों की है। हालांकि पाकिस्तान की इस छवि का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद अमेरिका और उसके यूरोपियन दोस्त हैं, जिन्होंने रूस को कमजोर करने के लिए पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन एंड कंपनी अमेरिका का ही प्रोडक्ट था, जो बाद में उसके लिए ही भस्मासुर बन गया। इन्हें खत्म करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, और अब जबकि बर्बाद पाकिस्तान उसके काम का नहीं रहा, तो वो भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि सब जानते हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं। कौन सा देश है जिसको उसने ठगा नहीं? अपने विदेशी हितों को साधने के लिए तारीफ और बदनामी, दोनों हथियारों को वो इस्तेमाल करता है। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो उसके दोस्तों की यूरोपियन संसद में इस तरह के प्रस्ताव की बातें नहीं होती, या वो इस प्रस्ताव की निंदा करता। अभी प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, वहां उनकी मौजूदगी के दौरान ही फ्रांस के कई अखबारों में मोदी जी की कड़ी आलोचना की गई। इसमें हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियों
और आतंकवादी समूहों की गतिविधि में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई गई। इसके अलावा प्रदेश में कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले की भी आलोचना की गई और कहा गया कि इसमें मीडिया और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हिंसा की सही सूचना नहीं कर पा रहे और उन्हें रिपोर्टिंग में बाधा आ रही है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को मानते हुए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को निरस्त करें और सुरक्षा बलों द्वारा बल के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरों को तो मौका हम खुद देते हैं। जब देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 कहने वालों को मंत्रिमंडल में तरक्की मिलती है। टमाटर के महंगे होने के लिए असम का मुख्यमंत्री मुसलमानों को जिम्मेदार मानता है और उसका मुंह बंद नहीं कराया जाता। तो ऐसे में हमारी सरकार पर विभाजनकारी नीतियों के आरोप लगाने वाले विदेशियों के खिलाफ हमारे पास कौन सी दलील या तर्क हैं जो हम उनके सामने पेश करें? अगर आपके पास कोई तर्क है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के आखिर में एक सवाल और, क्या अब भी कहा जाएगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वो भारत का अपमान कराते हैं?